अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ोक स्टूडियो से अज़हर हुसैन आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज ज़ोक स्टूडियो में जो मेरे साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, सदर डिजिटल मीडिया क्लब, और बहुत ही कम अरसे में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस, बहुत ही अच्छी जगह बनाई है उन्होंने सहाफ़त के अंदर। और इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं, इनसे करते हैं गुफ्तगू कि ये क्या कहते हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं कामरान नसीम। जी कामरान, कैसे आप? बहुत शुक्रिया सर, अल्हम्दुलिल्लाह। कामरान, इतने कम अरसे में आपने सहाफ़त की दुनिया में जो कदम रखा और आप बहुत ही सीनियर लोगों को पीछे छोड़ते हुए जा रहे हैं, तो क्या कहते हैं, इसके पीछे क्या ऐसी आपका काम करने का स्टाइल है कि आप जिस तरीके से दौड़ रहे हैं तो ऐसे लग रहा है कि ये सारे उधर ही रह जाएंगे और आप कहीं बहुत ही आगे निकल जाएंगे। बहुत शुक्रिया अज़हर साहब, ये आपका कम्प्लीमेंट है मेरे लिए। मैं तो नहीं है, ख़ुद तो नहीं ऐसा समझता कि मैं कोई आगे दौड़ रहा हूँ या बाकियों को पीछे छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर आप जैसे दोस्त भाई ये बात समझते हैं और आप ये बात कहते हैं तो ये मेरे लिए कम्प्लीमेंट है। तो तौर तरीका ये है सर कि आपने जो पूछा कि कौन से ऐसे वेज़ हैं या टूल्स हैं। आप जानते हैं मास कम्युनिकेशन मैंने पढ़ी है, रेलिवेंट मेरा सब्जेक्ट है इसी सहाफ़त से, इसीलिए मैंने इसको चूज़ भी किया। सही। उसमें सिर्फ ये है कि हमारी लोकल जो यहाँ पे आप देख लें, ख़बरियत को इतनी ज़्यादा तो होती नहीं, हम किसी बड़े शहर में तो रहते नहीं जहाँ पे आपको डेली बेसिस पे बहुत सारी ख़बरियत मिल जाए। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐसी थी, मैंने आके देखा कि लोगों की बेसिक जो मसाइल थे, लोगों की बुनियादी ज़रूरियात थी, बुनियादी मसाइल थे, उनके ऊपर बात करना ज़रूरी था। तो मैंने उन कुछ टूल्स को इस्तेमाल करते हुए मैंने ये कोशिश की है कि फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बुनियादी जो लोगों के मसाइल हैं उनके ऊपर बात की जाए, जिससे हर बंदा दिन रात उसका वास्ता पड़ता है, उसका सामना रहता है। और मैंने उन चीज़ों को जब उठाया तो मुझे ख़ुद इतना आइडिया नहीं था, मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि इतना रिस्पांस का मुझे भी आइडिया नहीं था। मैं ये समझ रहा था कि हमारी सोसाइटी में अभी इतनी विजिलेंस नहीं है शायद लोग इसको, लेकिन मैंने ये देखा कि हमारे लोग बेचारे सोचते भी थे, हमारे लोग कुड़ते भी थे, हमारे लोग ये बात चाहते थे कि कोई बात इस हवाले से की जाए। तो जब मैंने इन इश्यूज़ के ऊपर बात करना शुरू की तो मुझे इसमें कोई शक नहीं कि बहुत ज़्यादा रिस्पांस लोगों का मिला। लोगों ने बड़ी मोहब्बत भी दी, बड़ी इज़्ज़त भी दी, बड़ी चाहत भी दी, और लोगों ने बहुत गाइड भी किया। जहाँ पे मैंने कुछ गलतियाँ की, जहाँ पे मैं कमज़ोर पड़ा, जहाँ पे कहीं उनको ये लगा कि इसको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है, तो लोगों ने मेरा साथ भी दिया, मुझे गाइड भी किया। मेरे सीनियर जो इस फील्ड में जो दो साथी हैं उन्होंने भी किया, लेकिन आम पब्लिक ने मुझे ज़्यादा इस हवाले से अवेयर किया कि आपको किन चीज़ों पे बात करनी चाहिए। तो फिर मैंने उन्हीं चीज़ों पे बात की। और आज ये जो वक्त है, जिस वक्त आप ये बात कह रहे हैं कि मेरी परफॉर्मेंस को आप अप्रिशिएट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, तो यही मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है, खुशी की बात है। ज़बरदस्त। कमरान, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, चूँकि आपने फैक्ट एंड फिगर्स के ऊपर आके जो है सहाफ़त को शुरू किया, तो इसके लिए ख़ासी प्रॉब्लम भी होती है जब आप कहीं ना कहीं किसी को फैसिलिटाइज़ कर रहे होते हैं, दूसरे को ऐड भी कर रहे होते हैं। जैसे मुझे जो याद है, पिछले ही दिनों की बात है जब आपने महंगाई के ऊपर बात की और वहाँ से आपको ख़ासी प्रॉब्लम भी हुई होगी। मैं देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, आप जब महंगाई के ऊपर एक एक बंदे के पास जा रहे थे, एक एक दुकानदार के, यानी खुद साख्ता उसको महंगाई हम कह सकते थे, तो उसके ऊपर जब आपने काम किया तो उसमें तो खासी आपको प्रॉब्लम भी हुई होगी। कहीं आपके रिश्तेदार दोस्त अब आप नाराज़ भी होंगे, लेकिन आपने किसी बात के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अच्छा, बड़ा अच्छा आपका, मैं ये समझता हूँ कि आपने इसको एनालाइज़ किया है। हम चूँकि जिस शहर में मैं सहाफ़त या जर्नलिज़म कर रहा हूँ तो वो मेरा अपना शहर है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल आपने सही कहा कि यहाँ पे रिश्ता ताल्लुक़ भी है, यहाँ पे दोस्ती यारी भी है, यहाँ अजीज़ लोग भी हैं, यहाँ सब लोगों से एक ताल्लुक़ वास्ता भी है, फिर एक बैकग्राउंड भी आप हमारा जानते ही हैं सारा। तो उस हवाले से मुझे इसमें कोई शक नहीं कि मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन मैं उनको मुश्किलात नहीं समझता। वो चूँकि मैं पहले ज़हन में रख के मैंने ये काम शुरू किया था। मुझे पता था कि मैं यहाँ पे जब किसी सब्ज़ी वाले के बारे में बात करूँगा तो ये मेरा अजीज़ निकलेगा। मैं जब किसी सरकारी गाड़ी को मेंशन करूँगा कि इसके ऊपर आप कुर्बानी के बकरे लेके जा रहे हैं, इसके ऊपर आप कारपेट ले जा रहे हैं, इसके ऊपर आप चावल ले जा रहे हैं, तो ये किसी मेरे जानने वाले ऑफिसर की निकलेगी। मैं जब बेकरी की बात करूँगा तो ये मेरे तल्लकदारों की, रिश्तेदारों की निकलेगी, और कैटेगोरिकली ये बातें उन्होंने निकली हैं, बिल्कुल ऐसी बिल्कुल आई होंगी। लेकिन चूँकि मैं पहले तय कर चुका था कि मैंने अपनी जो नीयत है वो क्या रखनी है। मुझे किसी ने ये बात बताई, समझाई, किसी मेहरबान ने, बड़ी अच्छी बात कि नीयत आपने ये रखनी है कि मैं आम आदमी की मसाइल में कमी करने के लिए उसके साथ तावन करूँगा।
उसकी मदद के लिए खड़ा हूँ। ज़बरदस्त। तो उस वजह से मैं किसी भी मौके पे घबरा, मुझे बहुत लोगों ने मेरे सामने जब मैंने इन इश्यूज़ पे बात करना शुरू की, मसनूई महंगाई, चूँकि हमारे शहर का बड़ा मसला मसनूई महंगाई है, और मैं और बाग की इंतज़ामिया या बाग की हुकूमत, बाग के जो वज़राए कराम है, वो मसनूई महंगाई के ऊपर एड्रेस कर सकते हैं, कम भी इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। सही। जो इंटरनेशनल महंगाई है उसके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर सकती। तो इसलिए जब हमने वो शुरू किया, लोगों ने मेरे घरों में भी अप्रोच किया, मेरे अजीज़ रिश्तेदारों से भी किया, इवन मुझे अपने घर में भी, मैं आपको बताऊं, एक वक्त ऐसा है जब हर तरफ से मुझे दबाव भी आने लगा कि कामरान ऐसे कर रहा है, हमारे बारे में ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो मैं आपको यानी हल्फन ये बात कहना चाहता हूँ कि एक दिन मुझे मेरी वाइफ ने इवन ये बात कही कि आप क्यों हर एक को अपना दुश्मन बना रहे हैं, आप क्यों ऐसे, क्योंकि उसको भी लोग कहते थे ये बात, उन्हें भी जब लोग अप्रोच करें कोई उनके अपने जानने वाले, तो उन्होंने मुझे कहा कि दफ़ा करें, आप क्यों लोगों को अपना दुश्मन बना रहे हैं। तो फिर मैंने उनको भी समझाया, मैंने कहा इस तरह से नहीं है, दुश्मन नहीं हम किसी को बना रहे हैं, हम एक इशू के ऊपर काम कर रहे हैं, उसमें ज़ाहिर है जिन लोगों के मफाद को ठेस पहुंचती है, ज़िक पहुंचती है, फिर वो आपसे गिला शिकवा करेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के मैं, अगर आप भी ये बात मानते हैं, जिस तरह आपने अभी सवाल में भी कहा, और मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ और मानता तो हूँ, मौके पे घबराया नहीं। मुझे मेरे अपने रिश्तेदारों ने बहुत ज़्यादा इस हवाले से गिले शिकवे भी किए, जिनसे यानी वो लोग जाके बात करते थे। तो मैं अब मेंशन तो नहीं करना चाहूँगा कि चलो सबका इस तरह से बात करूँ, लेकिन ये है कि मैंने सबको आर्गूमेंट के साथ कायल भी किया, और फिर आपको पता है इस फील्ड में बहुत सारी और ऑफर्स भी होती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह किसी ऐसे गल में भी नहीं पड़ा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस वक्त जो ये महंगाई थी, इंतज़ामिया और ये जो शॉपकीपर थे, इनके दरमियान कोई लिजान ऐसा मुझे नज़र नहीं आया, जो ये खुद साख्ता ही था। ज़ाहिर है अगर इंतज़ामिया की तरफ से कोई रेट लिस्ट थी तो वो कुछ और कह रही थी, जबकि आप बाज़ार में जब चीज़ें वहाँ देखते थे तो उसके रेट कुछ और होते थे, तो वही चीज़ें आप हाईलाइट करते थे ताकि लोगों को फ़ायदा हो। और दूसरा ये है कि शायद आपने या किसी और दोस्त ने जो दूसरे इजला का बाग से कंपैरिजन किया था, तो उसमें बाग की महंगाई बाकी बहुत ज़्यादा थी, और बाकी ज़िला में इवन के जो बड़े अच्छे शहर हैं, जिसमें मीरपुर भी आता है, मुज़फ़्फ़राबाद भी है, तो जिसमें काफ़ी बेहतर लोग हैं फाइनेंशियली जो है वो बाग की निस्बत, तो वहाँ महंगाई इस तनासब से ज़्यादा नहीं थी। तो इस हवाले से आपने जो है ना वो बड़ा उसमें काम किया, फैक्ट एंड फिगर्स के ऊपर काम किया, और मैं डेफिनेटली आपको इसके ऊपर अप्रिशिएट करूँगा। तो इससे हटके भी आप ने एक और जो बड़ा काम किया है, मैं ये समझता हूँ कि बाग के लिए वो पहला ऐसा काम था दीवार मेहरबान का, जिसका इनिशिएटिव आपने लिया, और आप हमेशा प्रैक्टिकली चीज़ों को लेकर चलते हैं। तो क्या आप जो आपसे पहले जिनको 50-50 साल भी कुछ लोगों को हो गए हैं, तो आपने उनके पीछे उस रवश को छोड़ के एक नई जो है ना फैक्ट एंड फिगर्स वाली सहाफ़त शुरू की है, तो ये आइडिया आपको दीवार मेहरबान वाला, चूँकि पाकिस्तान में तो चल रहा था एक अरसे से, तो बाग में आपको ये कैसे मिला? दीवार मेहरबान की बात है, मैं बरमला ये इज़हार भी करना चाहता हूँ, ये आइडिया मुझे नहीं आया। अच्छा। ये एक यहाँ पे बाग के एक लोकल महकमा पुलिस से उनका ताल्लुक़ है, सिपाही रैंक के हैं वो। अच्छा। सिपाही हैं वो, सेवर से उनका ताल्लुक़ है, अख्तर नामा। अच्छा। मैं उनका नाम इसलिए लेना चाहता हूँ कि जिसकी जो काबिश है वो एक्नॉलेज। उस बंदे ने मुझे ये मैसेज किया कि आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, मैं आपके कामों को एक्नॉलेज करता हूँ, और ये एक आइडिया है, आप अगर इसको करिए तो ये बाग में आप ही कर सकते हैं, और आप प्रैक्टिकल चूँकि चीज़ें करते हैं। मैं जब मुज़फ़्फ़राबाद में था, आपको पता है पहले वहाँ रहे, हमने वहाँ भी इस तरह की एफर्ट्स अपने एक दौर में की थी। जब उस बंदे ने मुझे ये कहा तो मुझे फिर वराक जाग गई, तो मैंने कहा बिल्कुल जी मैं ये करूँगा। मैंने फिर 2-4 दोस्त हम लोग मिले, जो हमारे दोस्त थे, इकबाल जंजुआ साहब, यूसुफ मुग़ल साहब, राजा इब्रार साहब, और इस तरह हम दोस्तों ने मिलकर एक टीम बनाई हमने 4-6 दोस्तों की। और हमने फिर वो जब लोगों से हमने ये बात लोगों तक पहुँचाई कि आप हमें दीजिए, मैं आपको बताऊँ कि इतना बड़ा रिस्पांस था वो, और इतने हमारे लोगों ने इस हवाले से हमारी मदद की है कि मैं खुद हैरान रह गया। ऐसे लोग, बिल्कुल मैं खुद देख रहा था, ऐसे लोग कि जिनसे हम तवक्को भी नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद जो एक चीज़ आड़े आई है, मैं उसका भी यहाँ से बरमला इज़हार करना चाहता हूँ, चूँकि सर्दियाँ नेक्स्ट आएंगी तो हम फिर करेंगे। हमारे लोगों को एक आलस है, आलस समझते हैं आप, सुस्ती है, काली है। आप मुझे एक पूरी शज़ोर देना चाहते हैं, पूरी एक गठड़ी बांध के आप मुझे देना चाहते हैं, लेकिन रोज़ आप कहते हैं यार आज नहीं कल ले जाऊंगा, कौन करे इस चीज़ टाइम मैनेजमेंट। बिल्कुल, हमारे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कहते यार अलमारी भरी हुई है यार, लेकिन मैं ला के आपको देना चाहता, निकालने से वो घबराते थे जी कि आज नहीं हो सका कल। हम सारे ही ऐसे ना, हमारा बिजली का बिल अगर आया हुआ तो हम लास्ट डेट पे ही जमा करवाते हैं, सब यही करते हैं। तो वो कहने का मतलब ये है कि उस चीज़ की वजह से हमें बहुत सारा एक बैरियर भी आया बीच में, लेकिन
अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ा अच्छा काम भी किया, आप जैसे दोस्तों भाइयों ने एक्नॉलेज भी किया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारी सारी उन एक्टिविटीज़ में जाती भी रही, लोगों ने वो चूँकि उसमें मेरा कोई कमाल नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन आपने देखा ना एड तो आपने रखी, इनिशिएटिव तो आपने लिया, हमने अपील की लोगों से कि आप घर में मौजूद जो इजाफी कपड़े हैं, जूते हैं, वो हमें दीजिए, हम ज़रूरतमंदों तक पहुँचाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी तवक्को से कई ज़्यादा रिस्पांस आया और लोगों ने हमें जो चीज़ें ला के दी। मैं बल्कि ये भी कहना चाहूँगा कि जब सीज़न ख़त्म हो गया, कुछ कपड़े अभी भी हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा। मैं आपको हकीकत बताऊँ, फिर कुछ 3 सूट बड़े अच्छे फैंसी सूट थे, यानी वो इस लेवल के थे कि वो शादी ब्याह के जोड़े ना। अच्छा। तो वो फिर हमने एक दुल्हन गरीब घराने की एक बच्ची थी, वो तीनों सूट फिर हमने उसको दिए, उसकी शादी होना थी, यानी वो दुल्हन के सूट थे, समझ। तो इस तरह का बड़ा अच्छा रिस्पांस लोगों का, बहुत ज़बरदस्त आपका था। मैं देख रहा था कि वहाँ पे जो है वो अगर आपकी सोशल मीडिया पे चीज़ें जो है ना वहाँ हैंग होती थी और थोड़ी देर के बाद वहाँ कुछ भी नहीं होता था। बिल्कुल। कमर साहब, चूँकि आप पढ़े लिखे नौजवान भी हैं और आपका माजी भी हमारे सामने है और अभी हाल भी और मुस्तकबिल तो खुदा जाने, बड़े अच्छे आप सियासत में भी थे, सियासी कारकुन भी बहुत अच्छे थे। फिर आप जब गवर्नमेंट सेक्टर में आए तो तब भी अच्छे डेजिग्नेशन के ऊपर थे। तो सियासत में भी हम आपको कहीं देखना चाह रहे थे, बल्कि आप मुझे लग रहा है कि सियासी जरासीम भी आप में इससे ज़्यादा थे। तो क्या हुआ, आप सियासत से एकदम से किनारा होके आप सहाफ़त की तरफ आ गए? क्या वजह हुई है, कोई ख़ास वजह इसके पीछे? बल्कि एक दफ़ा आपने सियासत में इस हद तक इलेक्शन भी जी हाँ, मैंने हल्के का इलेक्शन भी मुजफ्फराबाद से लड़ लिया था अपने बहुत छोटी उम्र में, जब आज उस हल्के के भी 2 हल्के बन गए, उस वक्त वो एक हल्का था। बड़ी अच्छी बात आपने रखी है सर। आपने माजी का कहा तो अपने माजी के तस्वर से हरासा नहीं है मैं, बिल्कुल मुझे गुजरे हुए अयाम से नफरत नहीं है। नहीं, अच्छा माजी था, प्यार है, मुझे पता है। ये अलग बात है कि इंसान का माजी जितना शानदार या अच्छा हो तो उसकी यादें उतनी तल्ख होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स मैंने की सर, मैं एक स्टूडेंट जो एक हमारी स्टूडेंट पॉलिटिकल तंजीम है उसके साथ मैं वाबस्ता रहा और उसकी वजह ये बनी जो आप कह रहे हैं कि शानदार माज था कि मैंने दिन रात काम किया। बिल्कुल ऐसा मैंने दिन रात काम किया। मैं बरमला इस बात को कहता हूँ कि मैंने शायद 3-4 घंटे ऐसे सुबह में घर जाया करता था। मुझे आज भी याद है कि घर जाके 2-3 घंटे बहुत अच्छे सियासी वर्कर होते थे आप, बहुत अच्छे कारकुन थे। कपड़े वो क्या कहते हैं गुस्ल किया, कपड़े चेंज किए, मैं वापस बाजार में आ गया, कॉलेज में आ गया, दोस्तों यारों के साथ जो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी थी सही। उसी वजह से ये हुआ कि जब मैं मुजफ्फराबाद ज़लज़ले से पहले वो जिस इलेक्शन का आप जिक्र कर रहे हैं 2005 में वो हुआ था, उसके 14 दिन के बाद ज़लज़ला हुआ था। मेरे दोस्त कहते हैं कि तुम्हारे इलेक्शन लड़ने की वजह से ज़लज़ला हुआ। तो वहाँ भी मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था इलेक्शन लड़ने का। मेरे एक और दोस्त थे, आजकल वो भी महकमा तालीम में अब अच्छी पोजीशन पे हैं। वो अक्सर कहा करते, वो माजरीन से जो डोमिसाइल यानी बेसिकली ताल्लुक, तो वो कहा करते थे मैं अपने हल्के से इलेक्शन लड़ूंगा। तो वो पीर मुमताज़ गिलानी साहब, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, सीनियर वज़ीर हुआ करते थे, उनकी डेथ हो गई। ज़िमनी इलेक्शन आ गया वहाँ, तो वो दोस्त मेरा कहा करता था जब मैं अपने हल्के से इलेक्शन लड़ूंगा तो आप मेरी क्या सपोर्ट करेंगे? तो हम ऐसे उसको कहें ये करेंगे, गाड़ी देंगे, पैसे। तो वो जब ज़िमनी इलेक्शन आ गया तो मैंने उसको कहा कि यार ये तुम वो तो जब लड़ोगे तो ये लड़ लो, इसमें प्रैक्टिस भी हो जाएगी तुम्हारी। तो अच्छा वो सीरियस कहने लगा ठीक है। तो हम, आपको पता है स्कूलिंग मेरी सारी मुजफ्फराबाद की है, एजुकेशन शुरू में। हमने एक दिन मीटिंग बुला ली वहीं पार्क में जिधर हम क्रिकेट खेला करते थे, वहीं हमने मीटिंग बुलाई दोस्तों की कि प्लानिंग करते हैं और लड़ते हैं इलेक्शन। अच्छा ऐसे हो गया कि हम लोग दायरे में बैठ के तकरीबन 40 से ज़्यादा लड़के थे। तो एजेंडा मैंने ही पेश किया। मैंने कहा कि इस तरह, ये फारूक नाम था उस दोस्त का, मैंने कहा ये इलेक्शन लड़ना चाह रहा है और इस तरह आगे भी आप दोस्तों को पता लड़ना चाहता है, तो हम इसको आज ही तैयार करते हैं और इसके ऊपर हम करते हैं और ये एजेंडा में ऐसे इलेक्शन प्लानिंग पूरी मैंने शेयर की। जब मैंने प्लानिंग शेयर की तो वो फारूक मेरे इस तरफ बैठा था लेफ्ट साइड पे, तो इधर से हमने राय लेनी शुरू की राइट साइड से। तो वो राय ऐसी शुरू हुई कि सब ने कहा कि फारूक नहीं, जो तुमने प्लानिंग बयान किया तो इलेक्शन तुम ही लड़ो। अच्छा मैं तैयार नहीं था, ऐसी होती थी बात। जब फारूक तक पहुंची तो वो भी थोड़ा तकरीर में, उसको हेजिटेशन भी थी उस वक्त। उसने कहा जी बिल्कुल मैं विड्रा होता हूँ, इलेक्शन का हमरा नहीं लड़ेगा। फिर आप समझ लें, मैं वो ज़िमनी इलेक्शन था, मेरे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट सारे बाग में थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वोटर लिस्ट, उस वक्त बाग की वोटर लिस्ट, चूँकि नॉमिनेशन पेपर्स के लिए वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, वो लगा के देना पड़ता है, वो हाईलाइट करके, इसलिए कि वो जनरल इलेक्शन अपने हल्के से तो नहीं था। मुख्तसरन ये कि वो भी एक लर्निंग थी सारी। मैंने वो बड़ा कुछ सीखा उसमें, उस पर कहीं अलग भी मैं नशिस्त आपसे अगर हो सके करूँगा कि एक नौजवान
होते हुए मैं आपको बताऊंगा मेरे कितने पैसे लगे, मेरे दोस्तों ने मुझे क्या सपोर्ट किया, लोगों ने क्या किया। मैं ये भी नहीं मुझे पता था कि इलेक्शन लड़ने की फ़ीस कितनी होती है। अच्छा। उस वक्त पता चला कि 2000 रुपया फ़ीस है, वो भी मुझे किसी मेहरबान ने दी। बाकी दोस्तों ने तावन किया। सबसे ज़्यादा नौजवान उस वक्त मेरे साथ चल रहे थे, वो चीफ इलेक्शन कमीशनर नए लगे थे रियाज अख्तर चौधरी, उन्होंने बड़ी पाबंदियाँ लगाई थी। अच्छा। उन पाबंदियों के अंदर वाहिद मैं ही था एक नौजवान जो बड़े अच्छे तरीके से इलेक्शन कैंपेन भी चला रहा था। ये शायद हम ज़्यादा एक्साइटेड थे इसलिए। जो उम्मीदवार जीते थे पीर मुर्तज़ा गिलानी साहब, उनके मुकाबले में बेवा थी मुमताज़ गिलानी साहिबा की, साबरा गिलानी साहिबा, पीपल्स पार्टी के हनीफ अवाद, इन सब का एक एक दफ्तर था इलेक्शन ऑफिस। मेरे 4 इलेक्शन ऑफिस थे, वो ऐसे कि मेरे दोस्तों ने खोले हुए थे। एक ने अम्बोर में, एक ने छत्तर में, एक ने दोमेल में, एक ने गोजरे में। खुद उन्होंने नौजवानों का मुकाबला करना तो वैसे भी बड़ा मुश्किल होता है। बहरहाल ये है कि मौसरन ये कि वो किया जो आपका सवाल था। फिर उसके बाद ये हुआ कि मेरी वो जो जब मैंने ग्रेजुएशन वगैरह की तो मेरी इधर जॉब हो गई DRU में। ये भी आपको पता ही है, मैंने 3.5 साल DRU में जॉब की। मीनवाइल 2011 का इलेक्शन आ गया और 2011 का जो इलेक्शन था वो फिर मैं जॉब छोड़ के तो मैं इलेक्शन कैंपेन में आ गया। जिस पार्टी से मेरा ताल्लुक था उसकी मैंने उनको भी तो खासा आपने नुकसान दिया है। आपने किनारा कशी इख्तियार करके आप साफत में आ गए। डेफिनेटली आपका झुकाव अगर ज्यादा उसकी तरफ होगा तो साफत उस तरह से ये अपने ऊपर लगा हुआ ये दाग धोने की कोशिश की है मैंने। वाकई आपने जिनसे मेरी वाबस्तगी थी मैंने उनको ज्यादा इसलिए कटहरे में लाया है, उन पर ज़्यादा तनकीद की है, उनसे ज़्यादा सवाल पूछें कि लोग ये ना समझें कि मैं कम अज़ कम किसी अपनी उस साहबका पार्टी के लिए जो है वो कोई नरम गोशा रखता हूँ। तो जब वो इलेक्शन आ गया फिर मेरी आपने जिस तरह जिक्र किया मेरी जॉब हो गई मुजफ्फराबाद हुकूमत ये जब बनी पीपल्स पार्टी की तकरीबन 5-6 साल मैंने हुकूमत की। लेकिन अलमिया ये है कि मैं उस वहाँ से जो मेरी जॉब ख़त्म हुई वो भी इसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड की वजह से। अच्छा। पॉलिटिकल उसी दुश्मनी की वजह से मुखालिफ हुकूमत थी, उन्होंने हम बहुत सारे लोगों को फारिग किया जिसमें मैं भी विक्टिमाइज हुआ और उसके लिए बड़ा लोगों ने जोर लगा के बड़ी मेहनत कोशिश काविश से मुझे फारिग करवाया। इतना जल्दी शायद में ना होता लेकिन सब ने हिसाब कदर जुस्सा डाल के जो मुखालफिन थे उन्होंने फारिग करा। लेकिन चलें वो एक अलग कहानी है। और फिर चूंकि इस दौरान मैंने आपको बताया कि जब मेरी DRU में जॉब थी तो मुझे वहाँ पे मौका मिल गया। मुझे एक मेरे कोलीग भी ऐसे मिले जो मास कम्युनिकेशन में, नाज़िम ताहिर उनका नाम है, वो ख़ुद भी इसमें मास्टर्स कर रहे थे और उन्होंने मुझे साथ घसीट लिया। और मैंने मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स करने के लिए अज़हर भाई मैंने ग्रेजुएशन भी मास कम्युनिकेशन में दोबारा की 2 साल, यानी मुझे वापस पीछे आना पड़ा। फिर मैंने ये एक शौक था, जुनून था, मेन स्ट्रीम मीडिया को देख रहे थे ना जी हाँ। इसमें तो फिर जब मैंने ये की, मैं अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरे वालिद साहब भी पहले उनकी ख्वाहिश भी यही थी कि चलो इसने जो रेलिवेंट इसकी फील्ड है इसमें जाए, लेकिन जॉब हो गई मेरी। तो जब वो जॉब ख़त्म हो गई तो मैंने फिर काफ़ी सोचो विचार के बाद मैंने यही फैसला किया कि अगर आपके पास एक जो डिग्री है तो उसके रेलिवेंट ही काम करना चाहिए। तो फिर मैं आ गया इस फील्ड में और इस फील्ड में आके फिर मैंने ये कोशिश की कि जो इसके बुनियादी जो ज़रूरियात हैं, जो तकाज़े हैं इसके बुनियादी, उनको पूरा किया जाए। और फिर वो रवायती सहाफ़त को मैंने नहीं अपनाया, मैंने गैर रवायती सहाफ़त की तरफ आने की कोशिश की, जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि आपने मुझे ये इज़्ज़त अफजाई बख्शी है कि मैं आज आपके पास भी यहाँ पे बैठा। बिल्कुल कामरान, आप डिज़र्व करते हैं। ज़ोक स्टूडियो आपका अपना चैनल है। नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि कामरान चूँकि इंतहाई इंटेलेक्चुअल शख्सियत है और अपनी डिस्कशन में इंतहाई जो है ना अप्रोप्रिएट वर्डिंग यूज़ करते हैं। और ये भी आपको बताता चलूँ कि इनका स्टार्ट जो है वो सहाफ़त से पहले FM रेडियो भी था, हमारे कोलीग भी रह चुके हैं, तो इस वजह से इनको वर्डिंग का भी बड़ा अच्छा तजर्बा भी है। कामरान, आप चूँकि सहाफ़त में आ चुके हैं और बिल्कुल जो है ना सारा कुछ जला के तो आप इसमें दाखिल तो हो गए हैं, लेकिन चूँकि आज़ाद कश्मीर में वेज बोर्ड ना होने की वजह से सहाफ़त जो है वो पेड नहीं है और आप भी बाकी जो रवायती सहाफ़त है तो उससे किस तरह से अपने आप को सरवाइव करेंगे, अपने फैमिली को सरवाइव करेंगे? और ये तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे अगर आपका कोई बिज़नेस नहीं है, आपका कोई और सोर्स नहीं है, आप फुल टाइम इसको किस तरह से मैनेज करेंगे? अच्छा, जो आपने बात की, मैं ऐसे लाइटर नोट में कहूँ कि आज़ाद कश्मीर में सहाफ़त इतनी भी अनपेड नहीं है, पेड तो है ना, आप समझते हैं नहीं, लेकिन प्रॉपर्ली देखा ना मीडिया हाउसेस की तरफ से साफ़ी ज़रूर पेड है, नहीं लेकिन मीडिया हाउसेस की तरफ से आपको वो मैं उसी तरफ आता हूँ कि आपने जो वेज बोर्ड की बात की या मीडिया हाउसेस की, ये अलमिया है कि बड़े बड़े चैनल्स भी जो इस्लामाबाद में एक रिपोर्टर को अच्छी खासी सैलरी देते हैं, सही ठीक है, काम लेते हैं, मैं कहता हूँ वो 8 घंटे काम करते होंगे, 10 घंटे, 12 घंटे, 15, यहाँ तो हम 24 घंटे भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है ना, ठीक है। और आपको पता है कि यहाँ पे बाग में खबर ढूंढना पड़ती है, यहाँ पे खबरें आपको मिल तो नहीं रही है। आज़ाद कश्मीर सारे की बात कर दो,
तो ये बड़ा अलमिया है कि हमारे जो साफ़ी हैं वो बेचारे बहुत कम उजरत पे, बहुत कम वो ऑनरेरियम पे काम करते हैं, सैलरी पे नहीं करते। तो मीडिया हाउसेस भी यहाँ पे उस तरह के तगड़े मीडिया हाउसेस भी नहीं है। इस पे भी ये ज़ाहिर हमें अफसोस का इज़हार करना, किसी न किसी मीडिया हाउस के साथ तो लिंक्ड है ना, लिंक्ड है, लेकिन वो मीडिया हाउस भी, मैं आपको बताऊँ कि जो आप जिन रिपोर्टर्स की बात कर रहे हैं मैं उससे हट के वेब चैनल्स की भी बात करूँगा। तो जो मीडिया हाउसेज हैं वो आज़ाद कश्मीर के अंदर लोगों को सैलरीज नहीं दे रहे, इक्का दुक्का कोई एक दो हम सुनते हैं, लेकिन वो भी मिनिमम, वो यानी उससे उनके घर के अखराजात नहीं पूरे हो सकते, फिर उसके लिए उनको कोई दूसरे कारोबार वगैरह, कहीं और पार्ट टाइम जॉब वगैरह बहुत सारे हमारे साफ़ी दोस्त करते हैं आपके सामने। सही है। तो ये ज़रूरी है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर भी वो जो मीडिया हाउसेज हैं वो भी करें। मैं आपको बताऊँ, आज़ाद कश्मीर के अंदर एक उम्मीद की किरण थी, और थी क्या, है अभी भी, और वो है सरदार तनवीर इलियास खान। मैं बिल्कुल किसी उससे हट के मैं ये बात कहना चाहता हूँ, चूँकि इलेक्शन से पहले हमारा उनसे इंटरेक्शन रहा है, हमारी बहुत सारी उनसे डिस्कशन रही है। ये अलग बात है कि पॉलिटिक्स में आने के बाद लोगों की तरजीहात भी बदल जाती हैं, और ज़ाहिर है उनकी वो टाइम मैनेजमेंट भी ऐसी हो जाती है, और उनको देखना भी दूर तक नसीब नहीं होता ना, फिर उनको जो दिखाया जा रहा होता है वो वही देखना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। लेकिन तनवीर इलियास साहब से हमें आज भी इस बात के लिए ज़रूर उम्मीद है कि ये वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने खुद 4 लाइसेंस हासिल किए मुख्तलिफ चैनल्स के। उसकी अपडेट मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल में एक्सपायर हो गए या उसका टाइम गुजर गया, चूँकि नशरियात तो नहीं शुरू कर सके, लेकिन वो खुद भी मास कम्युनिकेशन की हुई है, बड़ा उनका एक्सपोजर है इस हवाले से भी, और उनके पास सारी मालूमात और ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब हमें उनसे ये बड़ी तवक्को थी, एक इलाकाई ज़बान का चैनल भी वो शुरू करना चाह रहे थे, उसके हवाले से हमारी बाकायदा उनके साथ बात हुई थी। दीगर जो चैनल, एक एंटरटेनमेंट चैनल था, एक न्यूज़ चैनल और एक स्पोर्ट्स चैनल। तो अगर इस तरह से सरदार तनवीर इलियास खान इस पर दिलचस्पी लें, हम कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह उनसे मिल के मुलाकात करके भी इस हवाले से उनसे ज़रूर बात करेंगे कि उनके पास अभी वक्त है, वो कर सकते हैं। आज़ाद कश्मीर की सियासत का कोई पता नहीं कि कल यहाँ पे हालात क्या रुख इख्तियार कर लेंगे। तो अगर वो ये चाहें, वो वहाँ पे, चूँकि आपको पता है चैनल्स के अंदर उनका बड़ा असर रसूख है, चैनल्स ने पूरी उनकी कैंपेन की है, अभी भी कर रहे हैं बहुत सारे चैनल्स, चूँकि उनका सियासत से हट के भी एक बड़ा नाम है बिजनेस के अंदर, कारपोरेट सेक्टर के अंदर, ये जो आपका रियल स्टेट है इसके अंदर, तो इसलिए वो कर सकते हैं। इस फोरम से भी मैं उनको कहूँगा, इससे हट के भी हम कहेंगे जो हमारा अपना साफी वो करवा सकते हैं। बिल्कुल आप ये बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर सरदार तनवीर इलियास अगर ये करेंगे तो वो तो इसको एज ए कंपनी डेफिनेटली चलाएंगे, इसको लॉन्च करेंगे, तो वो भी एक जो है ना, आप यूँ समझें कि एक स्पेसिफिकली उनका बिजनेस होगा, उनका मीडिया हाउस होगा, वो रियासत के नहीं, मैं अपनी बात क्लियर नहीं कर सका। मैं ये कहता हूँ कि ये जो चैनल्स हैं ना इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया, उनमें उनका असर, वो उनसे बात कर सकते हैं कि आप दीगर अजला में, शहरों में जब सैलरीज देते हैं तो आज़ाद कश्मीर में क्यों नहीं देते? अच्छा, ये बात, हमारे नुमाइंदों को भी सैलरीज दें, हमारे नुमाइंदों को भी एक्सपोजर का मौका दें, हमारे नुमाइंदों को भी आप उस तरह ट्रीट करें जिस तरह आप पिंडी इस्लामाबाद में दूसरी जगहों पर करते हैं। ये वो करवा सकते हैं। ये जिस तरह से आप इससे पहले काम कर चुके हैं, जो हमने आपकी क्वालिटीज़, जो आपके काम के स्टाइल हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, तो उसमें एक ये भी, अगर ये सेरा भी आपके सर अगर चला जाए तो क्या ख्याल है कि अगर आप आज़ाद कश्मीर लेवल पे साफ़ियों के साथ कोऑर्डिनेशन करके, तो जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं, जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, जो जिनके साफ़ी यहाँ पे मौजूद हैं, जिनके नुमाइंदे यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करके आप उनके साथ कोई इस तरह की एडजस्टमेंट कर लें, गवर्नमेंट के साथ अगर आपका कोई इस तरह से हो जाए कि जो है ना इस तरह कोई इकदाम किया जाए, या उन मीडिया हाउसेज को यहाँ पे कुछ इस तरह की टर्म एंड कंडीशन हो कि हमारे लोगों को इस तरह से। अजहर भाई, मैं आपसे बिल्कुल, जिस तरह देखे ना दीवार मेहरबान का मैंने उन अख्तर साहब का नाम लिया ना, सही, आज आपने ये तजवीज़ दी है, हम इसको बिल्कुल सही है, तमाम ये एक जुड़त बनाते हैं साफ़ियों की, इसके ऊपर वर्किंग करते हैं, और आप दुआ भी करें, हम दवा करेंगे, कोशिश करेंगे कि अल्लाह पाक हमें इसमें कामयाब करें। तो नेक्स्ट किसी दिन फिर मैं यहीं बैठ के आपके साथ ज़ोक स्टूडियो को ये क्रेडिट दूँ, आपको ये क्रेडिट दूँ कि आपकी दी हुई तजवीज़ पे हमने काम किया। बिल्कुल, देखा ना, अभी ऐसे लोग हैं जिनके पास और कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है, और वो इस शोबे से, इस पेशे से मुंसलिक हो गए हैं, लेकिन ये है कि उसको डेफिनेटली रियासत को भी सोचना चाहिए और मीडिया हाउसेज को भी सोचना चाहिए, और अगर कोई नहीं सोच रहा तो फिर तो कामरान नसीम को तो डेफिनेटली ये सोचना पड़ेगा। देखे ना देखे कामरान तो देखेगा। तो ये जो डिजिटल मीडिया क्लब है, ये जो दूसरे CUJ और दूसरा जो है आपका प्रेस क्लब, ये उससे मुख्तलिफ है? मुख्तलिफ ज़रूर है, इसलिए कि जो हमारे CUJ और UJ वो तो है ना यूनियंस हैं साफ़ियों की। ये जो क्लब है, प्रेस क्लब की आपने बात की, प्रेस क्लब के अंदर ये है कि उनका अपना एक आइन है, उस आइन के मुताबिक वो एनरोलमेंट करते हैं या उसको मेंबरशिप करते हैं, शामिल होते हैं। ये जो तो अभी नहीं, वहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह होती हैं, जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें तो वो हमें शामिल करते हैं। हम लोग वहाँ जाते हैं साफ़ी के लिए, तो ज़रा आपको पता है ना, ख़बर के लिए तो हर जगह जाना है साफ़ी ने, वहाँ पे वो लोग हमें फैसिलिटेट भी करते हैं।
डिजिटल मीडिया क्लब बनाने का मकासद दो थे। एक तो ये था कि बाग जो प्रेस क्लब था उसके आइन के अंदर 5 साल की एक वो रखी गई थी कि 5 साल का वर्क होगा, वर्क एक्सपीरियंस होगा, वो फिर आप फाइल जमा करवाएंगे। और वहाँ पे सिस्टम में कुछ ऐसे लकूनास थे जिनकी वजह से बहुत बड़े अरसे तक भी 5 साल जो फुलफिल करते थे उनकी भी मेंबरशिप नहीं भी हो सकी थी। सही। तो एक तो वो बात थी कि वहाँ पे मेंबरशिप पे अभी टाइम था लोगों का। दूसरा ये था कि अब डिजिटल मीडिया आ गया, डिजिटल मीडिया के अपने तकाज़े हैं, जिस तरह मैंने उसका जिक्र किया। तो उसके लिए फिर एक बड़ी तादाद थी नौजवान सहाफ़ियों की कि जिनको एक एसोसिएशन की ज़रूरत तो थी। अच्छा, ये डिजिटल मीडिया बनाने में भी मेरा ख्याल है आप ही को, मुझे लग रहा है आपकी कि उसके लुबे-लुबाब भी शायद उसके रूए रुहाँ भी आप ही लग रहे हैं मुझे दोस्तों ने उसका पहला सदर बना दिया। अच्छा। डिजिटल मीडिया क्लब का इसलिए ज़रूरी था कि दोस्तों ने शायद ये समझा कि ये बेहतर चला लेगा। तो अब ये तो वो दोस्त ही कहीं बता सकते हैं, मैं खुद तो नहीं कहूँगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1 साल में अपना आपके सामने है कि जो एक क्लब को जिस तरह से मनवाना चाहिए, 30 साल की तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन 1 साल में जो मनवाना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह हम सेटिस्फाइड हैं, उससे ज़्यादा हमने मनवाया है। और हम किसी लड़ाई में हम नहीं पड़े। हमने शुरू में हमें थोड़ी सी हुआ कि शायद यार हमें भी किसी जगह पे अकोमोडेट किया जाए। एक मूवी है उसमें आपने देखा होगा कि वो एक लाइन लगाता है एक हीरो, तो वो दूसरे को कहता है कि इस लाइन को छुए बगैर तुम इससे आगे निकलने की कोई ऐसी लाइन इससे बड़ी बनाओ, तो वो दूसरी एक अलग से लाइन उससे बड़ी। मैंने अपने दोस्तों को भी ये कहा है कि हमने किसी को छेड़ना या लड़ना या ये नहीं करना, हमने किसी को छुए बगैर इनके पास से गुजर जाना है। बिल्कुल। तो इसलिए कि वो हमारे सीनियर हैं, हमारे बड़े हैं, उनकी दस्ते शफ़क़त हम पे हमेशा रहता है। जब 5 साल आपके पूरे हो जाएंगे वो आपको मेंबरशिप ऑफर करेंगे, आप कर लीजिएगा, फिर उस वक्त मेंबरशिप भी सही है। तो इसमें कितने आपके मेंबरान हैं डिजिटल? इस वक्त 30 के लगभग लोग बाग में मौजूद हैं। अच्छा, लेकिन आप हर जगह पे हमें नज़र आते हैं, कहीं भी कोई इवेंट हो रहा होता है तो कामरान नसीम वाजे होते हैं और बाकी लोग बहुत कम नज़र आते हैं, क्या वजह है? आप कैसे वहाँ पहुँच जाते हैं और बाकियों को इतला नहीं होती? उसकी वजह शायद ये है कि मैं ज़्यादा शहर में रहता हूँ। हम 2-3 दोस्त जो है ना वो कुछ ज़्यादा, कुछ दोस्त हमारे इस क्लब के जो हैं वो रेगुलर कुछ पढ़ाई में भी मसरूफ़ हैं, कुछ अपना काम कारोबार भी करते हैं। बाग में भी सारे नहीं होते, तो मैं चूँकि रेगुलर बाग में रहता हूँ, मैं आपने देखा होगा मैं मोस्टली बाग में रहता हूँ, बाहर इतना नहीं जाता। उस वजह से फिर जो हमारे इशूज़ होते हैं वहाँ पर आपको लगता होगा कि मैं पहुँच जाता हूँ, वरना हमारे सारे साथी काम बहुत अच्छा करते हैं। और फिर इसके हमारे पहुंचने में भी दीगर साथियों का भी हाथ होता है। कोई हमें ख़बर देता है, बात इशू की बताता है कि फ़लाँ जगह इशू है, तो हम वहाँ पे पहुँचते हैं। मिलजुल के सारा ये एक हमारा जो सेटअप है ये चल रहा है। नौजवान साफ़ियों का एक बड़ा जज्बा है, मैं ये समझता हूँ, और उनको बड़े अच्छे से बाग के अंदर बहुत आम इशूज़ ऐसे हैं। आप देखिएगा कि बाग के अंदर ये लोड शेडिंग का मसला हो, बाग के अंदर मसनूई महंगाई का मसला हो, बाग के अंदर ये जो सस्ता बाज़ार है इसको हमने किस तरह से इनिशिएट करवाया था। इंतज़ामिया ने भी हमेशा इसके ऊपर एक्नॉलेज भी किया, इस हवाले से काम बेशक उन्हीं का था, लेकिन अच्छा, हमने लोड शेडिंग की आपने बात की, तो चूँकि आजकल फ्यूल एडजस्टमेंट की एक बहुत बड़ी जो है वो बम गिरा हुआ है हमारे लोगों के ऊपर, तो उसकी खबर चूँकि आपने भी ब्रेक की है और कि जो है ना गवर्नमेंट ने इसके नोटिस लेते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने और आवाम को दोबारा से फैसिलिटाइज़ करने की कोशिश की है और ये जो फ्यूल एडजस्टमेंट है इसको ख़त्म कर रहे हैं या पता नहीं कर दिया है। इस हवाले से चूँकि आप बहुत बेहतर तरीके से बता सकेंगे, तो ये क्या है, कैसे हुआ और अब सार्फिन को क्या करना पड़ेगा? इसमें 2 बातें हुई। एक तो कोर्ट में बाकायदा हाई कोर्ट में रिट थी, 2 रिट्स थी। रिट पिटिशन के ऊपर उन्होंने इसके ये जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट FPA जो है इसके ऊपर उन्होंने स्टे दिया है। इसके साथ एक फाइनेंसिंग टैक्स था FT जिसको कहते हैं उसको दिया, और एक एनर्जी टैक्स था जिसको ET कहते हैं। ये भी 3 टैक्सेस के ऊपर अभी स्टे ऑर्डर जारी किया है कि नेक्स्ट 3 तारीख या 8 तारीख रखी है, उस वक्त तक ये बिल दुरुस्त करवा के तो आपने बिल जमा करा। मुमकिन है कल कोर्ट ने ही ने फैसला देना है, वो उस वक्त कहेंगे जमा करवाएं। कैसे करवाएंगे? अब तो दुरुस्त करवाते करवाते आपको 1 महीना लग जाएगा। इतनी बड़ी तादाद में लोग कैसे? रश तो पड़ेगा, करवा भी लेंगे लोग, लेकिन जो नहीं भी होगा मेरा वो एडजस्ट हो जाएगा नेक्स्ट। इसलिए कि जिन लोगों ने जमा भी करवाया ना उनके लिए यही है कि नेक्स्ट में वो एडजस्ट हो जाएगा। कंप्यूटराइज सिस्टम है, मेरे ख्याल में इसमें इतना मसला नहीं होगा। लेकिन अगर ये कोई इस तरह से हो जाए इनकी कोई के वो बैंक में जहाँ जमा होंगे। अच्छा, ये मैं आपको बताऊँ, बिल्कुल बहुत अच्छी। आज मैंने शेयर भी किया, चीफ इंजीनियर जो है उसके मीरपुर डिवीजन के, मेरे ख्याल में ये एक चिट्ठी थी मीरपुर के मुतल्लिका थी, तो उसमें उन्होंने बैंक्स को और पोस्ट ऑफिस को ये चिट्ठी लिखी है कि इस तरह फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है इसको निकाल के
आप निकाल के तो बिल जमा करें। तो इस तरह का कुछ मैकेनिज्म बाग में हो जाएगा। वैसे आज मैंने विजिट किया था, बड़ी तादाद में रश थी लोग। अच्छा, मैं बिल्कुल इमेजिन कर सकता हूँ कि उसमें डेफिनेटली जिसकी थोड़ी सी अप्रोच है उसके बिल कहीं और से जा रहे होंगे, जिसका मेरी तरह नहीं है तो वो लाइन में होगा और उसको ऐसे पता लगेगा कि टाइम खत्म हो गया। इसकी अप्रोच है, उसने जेब में डाल दिया होगा बिल के शाम को आप ले आना, ठीक है। दूसरा जो प्राइम मिनिस्टर साहब इंग्लैंड में इस वक्त, उनके वालिद साहब की कोई सर्जरी नहीं है, वहाँ से उनका एक मैसेज उनकी मीडिया टीम के थ्रू आया हम तक, प्रेस रिलीज़ या मीडिया वो आप कह लें, तो हमने वो लोगों तक पहुँचाया है। उन्होंने ये ऐलान किया है कि ये जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है ये आवाम से नहीं वसूल की जाएगी, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर जो है ये पे करेगी। दूसरे लफ्ज़ों में वो भी आवाम का पैसा है। मैं आपको बताऊँ, हमें रिलीफ तो मिल जाएगा आम आदमी को, लेकिन वो भी हमारे टैक्सेस का ही पैसा है, ये बात भी समझ। लेकिन गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो कर सकती है उसने किया है, यानी ये ऐलान तो है, अब देखते हैं कि आगे इस पे अमल भी होता है या नहीं। लेकिन मैं एक बात जो यहाँ पे वाज़ेह करना चाहता हूँ वो ये भी है आज़िर भाई, कि ये जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हमारे लोगों को समझने की भी ज़रूरत है। मैंने सोशल मीडिया के ऊपर शेयर भी किया था। मेरी असल जो कोशिश काविश रहती है वो ये, मुझे बहुत सारे दोस्त ये भी कहते हैं कि आप गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस जो हैं, गवर्नमेंट सर्कुलर्स जो हैं, ये जो उनके ऑर्डर्स होते हैं वो क्यों आप चढ़ाते हैं, ये तो आपका काम नहीं है, आप PID की नुमाइंदगी करते हैं। मैं उनको ये बात बताता हूँ कि भाई ये मैं लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए करता हूँ। लोगों को ये पता होना चाहिए कि क्या चीज़ आपसे वसूल की जा रही है, किस मद में वसूल की जा रही है, कहाँ क्या हुक्म है। क्योंकि ये भी कानून में मौजूद है कि कानून से वाकफियत रखना भी आपकी अपनी जिम्मेदारी है। आप ये नहीं कह सकते कि ये वन वे मैंने इसलिए तोड़ी है कि मुझे पता नहीं था। आप जब गाड़ी लेके आते हैं रोड पे तो आपको वन वे खुद पता होनी चाहिए कि कहाँ ये आपके नॉलेज में होनी चाहिए। तो इसलिए लोगों को ये बात भी समझनी चाहिए कि ये अभी की जो महकमा बरखियात की भी एक इस हवाले से वजाहत आई है कि पिछले 3 माह आपने रिलीफ भी इंजॉय किया ना, जरा आपने बिल वो भी उठा के देखे। वो रिलीफ 3 माह के लिए था, वो अभी ख़त्म हो गया। कामरान, आप श्योर हैं कि ये इलेक्शन होंगे? जी इंशाल्लाह, मुझे ये उम्मीद है कि जिस तरह पाकिस्तान में हुक्मरान तबका तो बिल्कुल नहीं चाहता था कि ये इलेक्शन हों, लेकिन हमारी जो अदालतें उन्होंने इस बात को इंश्योर किया है और बिलाखिर वहाँ पे उनको इलेक्शन करवाना पड़े। वो इलेक्शन नहीं हो सके वसाइल के साथ, इख्तियार के साथ, उनको खुद भी धरने देना पड़े, लेकिन इलेक्शन हो गया। और इंशाल्लाह बाग में भी, आज़ाद कश्मीर में भी ये इलेक्शन चूँकि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पे, तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर अब इंशाल्लाह 10-11 साल हो गए हैं सर। ये 2009-10 में सुप्रीम कोर्ट ने ये आर्डर दिया था, तो अभी तक। लेकिन आपका जो एक बात जिससे मुझे ये, आपने कहा कि ऐसे लोगों का इंतखाब करें जो आपके लिए, आपके गांव के लिए, आपके शहर के लिए बड़े मसर हों, लेकिन एक जो हमारा सिस्टम है इसको देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि वो भी कहीं ऐसा ना हो कि सारी चाबियां जो है वो भी ऊपर हों और हमारा बंदा जो है वो प्रॉब्लम बढ़ा रहा हो। कि अगर आपको कोई छोटा सा काम हो तो आपको काउंसलर से पहले स्टैंप करवा के लेके आएँ, पहले उसको ढूंढें, पहले ये करें, लेकिन करना काम ऊपर ही है। अभी आपके महकमे देखें जिस तरह से बेबस हैं, आपको एक छोटे से छोटा काम किसी महकमे से करवाने के लिए आपको बहुत हाई लेवल की अप्रोच करवा के वो करवाना पड़ता है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर कोई इस तरह की बॉडी बन जाती हैं, ये लोकल लोग जो इलेक्ट होकर सामने आते हैं, तो इतने बाइख्तियार होंगे कि ये काम खुद कर सकें? अगर ऊपर फिर क्या करेंगे, असेंबली में लोग क्या करेंगे? बदकिस्मती ये है कि नहीं होंगे। आपका बिल्कुल ऑब्जर्वेशन आपकी दुरुस्त है। ये चूँकि उन्हीं लोगों के मोस्टली आगे टिकट होल्डर्स होंगे ना, जिन पे वो हाथ रखेंगे, उन्हीं के लोग होंगे, उनके तो फिर ये आपकी बात तो बिल्कुल, तो मैं उसी पे आना चाह रहा हूँ। बिल्कुल आपकी, इसीलिए मैंने लोगों से रिक्वेस्ट किया ना कि आप उनको वोट ना दीजिएगा, आप अपने वो नुमाइंदे ना चुनिएगा कि जो आपको ये लगे कि ये फिर सरदार कमरुज़्ज़मान साहब के, ये सरदार मीर अकबर खान साहब के, ये मुश्ताक मनाज़ खान साहब के, ये राजा यासीन साहब के बगैर काम नहीं करेगा। आप उस बंदे को चुनिएगा ना जो आपको लगे। वैसे एक बात बताऊं, मुंतखब नुमाइंदे में और एम लगे हुए एडमिनिस्ट्रेटर में बड़ा फर्क होता है। मुंतखब नुमाइंदा इतनी बात नहीं मानेगा, वो फिर भी उसने भी लोगों को जवाब देना होगा। कोशिश ये कीजिएगा कि आप वो लोग चुनिएगा कि जो आपके लिए, आपको ये लगे कि मेरिट के ऊपर, मेरिट से मतलब मेरा ये है कि आपकी ज़रूरियात के मुताबिक आपको स्कीम्स दे सकें। बाकी मेरिट तो मेरे ख्याल में अभी इस पर बड़ा वक्त लगेगा, सिस्टम को सीधा होने में टाइम लगेगा, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि अपने में से ऐसे लोगों को सामने लाइएगा कि जो आपके मसाइल को बेहतर तौर पे समझ भी सके और ऑनेस्ट लोग हों। आपके ऑनेस्ट से मतलब मेरा ये है कि जो ज़िम्मेदार लोग हों, जिनको अपनी इज़्ज़त का ख्याल हो। अज़र भाई, ये मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम सबसे पहले ये कहते हैं कि लीडर की इज़्ज़त, जमात की इज़्ज़त। लोग वो हैं जो पहले ये समझते हैं कि मेरी अपनी इज़्ज़त, आपकी अपनी इज़्ज़त नफ्स
रहेगी तो आप लीडर की भी इज्जत नफ्स रखवाएंगे। अगर आपकी इज्जत ना हो आप लीडर की भी बेइज्जती करवा देंगे, जमात की भी बेइज्जती करवा देंगे। तो ऐसे लोगों को रखिएगा जो अपनी इज्जत नफ्स का ख्याल रखें, जो ये समझें कि मैं अकाउंटेबल हूँ लोगों को और मैंने लोगों से वोट्स लिए हैं, मैंने कल लोगों को जवाब देना है। तो इस तरह के लोगों को सामने लाएंगे तो मसला हल होगा। अगर वही रवायती सियासतदानों के उन्हीं लोगों को सामने लाया जो आज इलेक्शन से खौफजदा हैं, मुझे बहुत सारे लोग बल्दियाती इलेक्शन से खौफजदा नज़र आते हैं, और वो सिर्फ इसलिए है कि उनको ये लगता है कि हमारी बहुत सारी कमज़ोरियाँ जो हैं वो सामने आ जाएंगी। तो उन लोगों को मत चुनिएगा, उन लोगों को चुनिएगा जिनको आप ये समझते हैं कि आपके इलाके, छोटे से इलाके के लिए बेहतर काम कर सकते हैं बस। अच्छा, चूँकि सोशल मीडिया के ऊपर अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि हर दूसरा आदमी ये ख्वाहिश का इज़हार कर रहा है कि मैं भी उम्मीदवार हूँ, मेरी तरफ भी एक नज़र हो। तो आप क्या समझते हैं कि इसको अगर देखा जाए तो वोटर इंसान में एक ऐसा भी है ना जिसने कहा कि मैं नहीं हूँ उम्मीदवार, वो मेरे सामने बैठा हुआ है वो कामरान नसीम ही है कि जिसने ये कहा कि मैं नहीं हूँ। तो मुझे ये बताएं कि ये जो हमारे वज़ीर होते हैं, ये जो MLAs होते हैं, इनकी चूँकि आप असम्बली के अंदर बड़ी अच्छी जॉब भी करके आए हैं, तो इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो ड्यूटीज़ हैं, जो इनका काम है वो क्या है, और ये इन्होंने हर महकमे के सारे काम खुद ले लिए हैं, तो महकमों को बेबस करके रख दिया है स्वाय तनख्वाह लेने के। तो आप क्या समझते हैं कि ये सिस्टम हमारा कभी ठीक हो सकता है? मेरे मरहूम वालिद, आप तो उनको जानते थे ना, अल्लाह पाक उनको गरीक रहमत करें, असम्बली में उन्होंने 40-42 साल उन्होंने सर्विस की। तो बहुत सारी चीज़ों पे मेरी उन्हीं के साथ डिस्कशन रहा करती थी। आज मैं उनकी बहुत कमी महसूस करता हूँ हमेशा जब इस तरह के इशूज़ सामने आते हैं। उन्होंने मुझे ये बात बताई और ज़ाहिर उन्होंने सारा सिस्टम करीब से भी देखा था, और उन्होंने कहा कि अवामी नुमाइंदों के 2 ही काम हुआ करते थे। सही। एक था लेजिस्लेशन, कानून साजी, और दूसरा था जो अवामी मंसूबे थे उनकी मॉनिटरिंग। ठीक है ना, ये तो वो काम है जो करने के थे। लेकिन वो अब मैं आपको बताता हूँ कि वो लेजिस्लेशन तो चूंकि सारी इंग्लिश में होती है, हमारे बहुत सारे तो उसको पढ़ ही नहीं सकते। मैंने वहाँ देखा, अब सिर्फ हाथ ही खड़े करने, तो उन्होंने देखना होता है कि हमारी पार्लिमानी पार्टी से या हमारे वजीर कानून या पार्लिमानी उमूर पेश कर रहे हैं बिल, तो बस इस पर हाथ खड़ा करना है। तो अपोजिशन वाले के ये इसकी मुखालफत करनी है इस तरह की, कुछ स्पेशल केसों में कुछ अलग। दूसरा जो था ना ये मॉनिटरिंग वाला अवामी मनसूबों का, ये पाकिस्तान में एक मार्शल लॉ जनरल ज़ियाउल हक का जब आया और उन्होंने सियासी रिश्वत के तौर पे MNAs को जब ये स्कीम्स दी, सही, ये जो डेवलपमेंट स्कीम्स, उसके बाद ये मॉनिटरिंग वाला काम फिर ख़त्म हो गया। चूँकि जब आपके पास खुद MNA या MLA के पास स्कीम आई और उसने ही बंदर बांट की, तो फिर वो उसकी मॉनिटरिंग कैसे करेगा? तो उस काम से तो वो खुद ही पीछे हट गए। इसीलिए करप्शन का आगाज़ शुरू हुआ, ये आगाज़ हुआ करप्शन का कि जब जिसने मॉनिटरिंग करनी थी वो खुद ही देने वाला बन गया, तो मॉनिटरिंग तो ख़त्म। मॉनिटरिंग फिर आ गई किसके ऊपर? 2 लोग जी, थोड़ा कुछ साफ़ी शोर करेंगे, मीडिया देखेगा, या कोई कोर्ट में चले जाएँ तो कोर्ट उसके, तो कौन जाता है, कौन कुछ नहीं करता। तो वो लेजिस्लेशन का काम भी वो ख़त्म हो गया था, चूँकि बहुत सारी लेजिस्लेशन माजी में हो चुकी है, उसकी ज़रूरत ही अपनी, वो छोटी मोटी अमेंडमेंट्स भी होती हैं, या जो मौजूदा दौर के तकाज़े या आपका साइबर क्राइम एक्ट है, इस तरह की चीज़ें, उसके ऊपर लोग काम करते हैं। तो अवामी मंसूबों पे मॉनिटरिंग वाला निज़ाम वो इस वजह से ख़त्म हो गया और करप्शन का आगाज़ हुआ। और फिर आपने देखा कि इस बहती गंगा में फिर मिल गए फिर सारे MLA से लेके, वज़ीर से लेके, एक्सियन से लेके, AD लोकल गवर्नमेंट से लेके, ओवरसीयर से लेके, SDO से लेके नीचे तक सियासी कारकुनों से फिर सारे शामिल हो गए उसमें। फिर हमारे साफ़ी भी शामिल हो गए, इससे कि हम सारे लोग भी, हमारे बहुत सारे साफ़ी भी आप देख लेंगे सारे उसके अंदर रहते। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। तो इसलिए फिर करप्शन का एक ऐसा दरवाज़ा खुला कि वो दोनों काम जो है वो पीछे रह गए। और हाँ भाई, रियासत की हालत, रियासत पाकिस्तान की हालत देख रहे हैं। सियासत तो पाकिस्तान की बड़ी दिलचस्प है, एक दिन एक बन रहा है, दूसरे दिन दूसरा बन रहा है, तीसरा उसको चैलेंज कर रहा है, फिर चौथा। लेकिन डॉलर आप देखें कहाँ जा रहा है, आपका रुपया गिरते गिरते कहाँ पहुँच गया। आज डॉलर जब हम बात करें 230 से ऊपर है, बिल्कुल ऐसे ही। तो मुल्क की मैशत का बेड़ा गर्क हो गया है। ये इस लड़ाई में इस रिस्पॉन्सिबल हर शख्स है, एक कॉमन मैन से लेके एक लेजिस्लेशन करने तक के सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप चूँकि एक महकमे में रह के आए हैं, तो महकमों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उनके क्या काम होते हैं जो वो नहीं कर रहे, किसी और की तरफ देख लेते हैं कि वो हमें डायरेक्शन देंगे तो हम काम करेंगे? सर, महकमे का सीधा सा काम होता है एग्जीक्यूशन। महकमे ने एग्जीक्यूट करना होता है, यही सारी चीज़ें उन्होंने इम्प्लीमेंट करनी होती हैं। लेकिन वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो महकमे, उनके ऑफिसर, जैसे बहुत सारे मैंने ओहदे गिने भी ना, ये सारे लोग ऑफिसर्स फिर ये बस अब मुझे एक बात याद आ गई थी, बड़ी मजाक में भी। हमारे एक दोस्त हैं, वो कहते रहते हैं कि मैं अपने बेटे को पटवारी बनाऊँगा। अच्छा। हमने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा यार ये पटवारी असल आदमी है, जब कोई MLA बनता है वो पहले पटवारी को बुला के बताता है कि बुला के पूछता है वो खाल से बताओ, खाली जगह बताओ, तो क्या ज़रूरत है इसको ऑफिसर बनवा के, तो ऐसे जलील के पटवारी ठीक है।
अब वो पटवारी जब बनते हैं ना, ये MLA और ये लोग, तो पहले ये ऑफिसर सारे, ये एहलकार सारे, ये जाके उनको मशवरे देते हैं, सही, उनको जगहें बताते हैं, उनको वो सुराख बताते हैं, वो चीज़ें जहाँ से ही पैसे कमाए जा सकते हैं। हालांकि मैं आपको आज़िर भाई ये बात बताऊं कि ये लोग कुछ भी ना करें, कोई करप्शन ना करें, फिर भी इनको करोड़ों रुपए की मराद, प्रिविलेजेस जो हैं, सैलरीज जो हैं, ये चीज़ें इनको मौजूद हैं। लेकिन अब एक सिस्टम है, फिर उसमें भी एक रीस है, क्या कहते हैं, दौड़ है कि किस। बिल्कुल ऐसे ही है कामरान। दिल तो करता है कि आपसे बैठ के खूब जो है ना बातें करें, कतारसीज़ हमारे भी हों और सब के भी हम डिस्कशन करें, लेकिन चूँकि फॉर्मेट आपको पता है कि सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा है तो हम कर नहीं सकते। तो जाते जाते हमारे नाज़रीन के लिए बहुत ही खूबसूरत बात, को अच्छा सा पैगाम अगर देना चाहें। बस आपको मैं अप्रिशिएट करूँगा आज़िर भाई, आपने बहुत अच्छा ये सेटअप किया है और आपने बड़ी अच्छी काविश की है। मुझे अंदाज़ा है कि आप किस जज्बे के तहत ये कर रहे हैं, इसी जज्बे के तहत जारी रखिएगा। इंशाल्लाह आप भी उन्हीं लोगों में शामिल होंगे कि जो इस जमूद को तोड़ने के लिए पत्थर फेंकते जा रहे हैं, और आपके पत्थर जो हैं वो ज़रूर इस सोसाइटी के अंदर, इस माशरे के अंदर इस जमूद को तोड़ने के काम आएंगे। बेहतरी की उम्मीद हम रखेंगे। हम चाहेंगे कि दिन ब दिन यहाँ पर बेहतरी हो। हम एक इर्तिकाई अमल के अंदर मौजूद हैं और हम ये बात चाहेंगे कि एक इर्तिकाई अमल के तहत इस सोसाइटी को बेहतरी की तरफ ले जाया जाए। और आप जैसे दोस्त अहबाब जो हैं, आप लोगों ने ये जो काविश की है, आप अपने तहीं जो कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह आप इस सोसाइटी को, बिलखसूस बाग के अंदर जो कमी कोताही हमारी सोसाइटी के अंदर मौजूद हैं, वो लोगों को दिखाते भी रहेंगे और बेहतरी की गुंजाइश भी उसमें जो होगी उसको भी पूरा करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, मैं आपको बहुत मुबारक देता हूं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कामरान। नाज़रीन, कामरान की आपने बहुत ही खूबसूरत बातें सुनी। आज बहुत ही सैर असल हमने मौज़ूआत के ऊपर बात भी की और आपके मसाइल के ऊपर भी बात की। तो इस उम्मीद के साथ कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, अपने मेज़बान अज़हर हुसैन को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।